हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं एडी सर आप सभी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो MDS हो या फिर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ही क्यों न हो। ठीक है ना। राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर मैक्सिमम इन्हीं में से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आप इन सवालों को अच्छी तरीके से देखो, समझो और याद कर लेना। मेरी गारंटी है कि इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा। आप पेपर भले ही मिलान कर लेना, पेपर में से आपको कोई भी सवाल इसमें से आउट नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूनिट नंबर थर्ड कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो, ये थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है ना। वैसे तो अपन जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, स्टार्च, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। एक चीज़ और, कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CxH2O/। X यहाँ पर कार्बन की संख्या है और बाई यहाँ पर H2O मतलब जल के अणुओं की संख्या है। दूसरी बात यह कि सबसे पहले ये मानो कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक तो CHO, कौन सा? CHO, या फिर कीटोन, या तो इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होगा या फिर उसमें कीटोनिक समूह होगा। ठीक है। और उसमें OH समूह भी होगा। क्या होगा? OH समूह, जिनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 10 ज़्यादा हो सकती है। तो ध्यान रखना, जो कार्बोहाइड्रेटों की जो सही परिभाषा है वो अपन को ये लिखनी है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। पॉली का मतलब होता है अनेक, जिसमें अनेक OH समूह होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन, चाहे वो शर्करा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, उसमें OH समूह की संख्या अधिक होनी चाहिए। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। या फिर इसको उल्टा करके भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक होते हैं जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, या तो कीटोन देते हैं या फिर एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित होता है और साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब अनेक OH समूह भी उपस्थित होते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, या वे यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो ये सवाल आ चुका है कि कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण दीजिए। ये सवाल पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण दीजिए। मतलब ये देखो, आप स्टार्टिंग से ही सवाल पूछ लिया गया है, जबकि अपने सोचते कि कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण कौन पूछेगा। तो देखो, कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण अपन देखें तो कार्बोहाइड्रेटों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक है शर्करा और एक है अशर्करा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट मीठे भी हो सकते हैं और मीठे नहीं भी हो सकते हैं। तो देखो, इसलिए 2 भागों में बांट दिया। शर्करा नाम से ही पता चल रहा है जो स्वाद में कैसे होंगे, मीठे होंगे, क्रिस्टलीय होंगे। शक्कर तो आपने देखी होगी, शक्कर याद रखना, शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है, क्रिस्टलीय होती है और पानी में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील। तो देखो, शक्कर किन्हें कहते हैं? शक्कर उन्हें कहते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, क्रिस्टलीय होती है और पानी में घुल जाती है, वो शर्करा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शर्करा। और दूसरा है अशर्करा। इसका अलग कर लो, मीठे की जगह स्वादहीन कर लो। स्वादहीन कैसी होती है? ये स्वादहीन होती है। क्रिस्टलीय की जगह कैसी होती है? अक्रिस्टलीय होती है। और जल में घुलनशील की जगह क्या लिख देंगे अपन? घुलनशील होती है। कैसी होती है?
अघुलनशील होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेटों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, शुगर और नॉन शुगर। जो शुगर होते हैं वो मीठे होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं, और जो नॉन शुगर है वो स्वादहीन होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं और अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि शक्कर के अंदर मतलब जो मीठी शर्कराएं होती है वो कौन कौन सी होती हैं और जो स्वादहीन शर्कराएं होती है वो कौन कौन सी होती है। तो यहाँ देखो, मीठी शर्कराएं दो प्रकार की होती है, मोनोसैकेराइड भी होती है और ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो एक ग्रीक शब्द है और इस ओलिगो का मतलब होता है ग्रीक भाषा में FEW, फ्यू, और फ्यू का मतलब होता है कुछ। क्या होता है? कुछ। तो इसमें मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड शर्कराएं आती है। मोनो जो सैकेराइड शर्कराएं होती है ये जल अपघटित नहीं होती, जल अपघटित नहीं होती, तो इनका कोई जल अपघटन नहीं होता। तो मोनोसैकेराइड में कौन कौन आता है? देखो, 3 कार्बन वाली शर्करा ट्रायोस, जिसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। उदाहरण क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। बता चुका हूँ मैं, CHO ऊपर ही ऊपर रहता है, दूसरे नंबर पर CHOH होता है और तीसरे नंबर पर CH2OH होता है। तो ये देखो बेटा, फिलहाल अपन को इनके नाम याद रखनी है, आगे इनके सूत्र सारी चीज़ें आएगी। तो ये मोनोसैकेराइड है जिनका जल अपघटन नहीं होता है, वो मोनोसैकेराइड कहलाती है। इसके एग्जांपल देखो, ट्रायोस मतलब 3 कार्बन वाली शर्करा ग्लिसरैल्डिहाइड है, 4 कार्बन वाली थ्रियोस है, 5 कार्बन वाली राइबोस है और 6 कार्बन वाली ग्लूकोज भी हो सकती है, फ्रक्टोस भी हो सकती है, गैलेक्टोस भी होती है, मेनोस भी होती है। ठीक है ना, ये सारी की सारी 6 कार्बन वाली शर्करा है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस, मेनोस। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड ये वे शर्कराएं होती है जो जल अपघटित हो जाती है, इनका जल अपघटन नहीं होता, लेकिन ओलिगोसैकेराइड का जल अपघटन हो जाता है और ये जल अपघटित होकर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड शर्कराएं देती है। क्या देती है? 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड शर्कराएं देती है। ठीक है, अब देखो इधर, यदि जल अपघटित होकर 2 शर्कराएं देती है तो वो डाइसैकेराइड कहलाती है। जल अपघटित होकर 3 मोनोसैकेराइड देती है तो ट्राई कहलाती है। 4 मोनोसैकेराइड देती है तो टेट्रा, 5 देती है तो पेंटा। अब डाइसैकेराइड में देखो कौन कौन आता है? सुक्रोज, जिसे अपन शक्कर कहते हैं, ये माल्टोस है जिसे अपन माल्ट शर्करा भी कहते हैं, और ये लैक्टोस है जिसे अपन दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, अर्थात दूध में पाई जाती है। ठीक है ना, जैसे सुक्रोज है, अगर इसका जल अपघटन कराओगे तो ये 2 मोनोसैकेराइड देगी। ठीक है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोस। ये माल्टोस है, इसका जल अपघटन कराओगे तो ये ग्लूकोज की 2 इकाई देगी, और ये लैक्टोस है, इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोस देगी। इसका मतलब ये हुआ, ये जो डाइसैकेराइड है जल अपघटन कराने पर 3 मोनोसैकेराइड शर्कराएं देती है। इसी प्रकार ये ट्राइसैकेराइड है, एग्जाम्पल है रेफिनोस। इसका यदि अपन जल अपघटन कराएंगे तो ये ग्लूकोज भी देगी, फ्रक्टोस भी देगी और गैलेक्टोस भी देगी, अर्थात 3 मोनोसैकेराइड शर्करा देगी। तो ये ट्राइसैकेराइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोनोसैकेराइड वो शर्कराएं होती है जिनका जल अपघटन नहीं होता, और ओलिगोसैकेराइड वे शर्कराएं होती है जो जल अपघटन होकर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड शर्कराएं देती है। जो 2 देती है वो डाइसैकेराइड कहलाती है, जो 3 मोनोसैकेराइड देती है वो ट्राइसैकेराइड कहलाती है। अब बात आती है शर्करा की, तो अपन ने बता दिया है शर्करा स्वाद में मीठी नहीं होती, अर्थात स्वादहीन होती है, अक्रिस्टलीय होती है और पानी में अघुलनशील होती है। ठीक है, तो अब देखो इधर, अब शर्करा के अंदर जो भी आती है वो कौन आती है? पॉलीसैकेराइड। पॉली यानी अनेक सैकेराइड, अर्थात ये वो शर्कराएं होती है जिनका जल अपघटन कराने पर ये अनेक मोनोसैकेराइड देती है। अनेक का मतलब 10 से ज़्यादा, क्योंकि 10 तक देगी तो वो ओलिसैकेराइड कहलाएगी, और 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड देगी तो वो क्या कहलाएगी? पॉलीसैकेराइड। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? स्टार्च, जो पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में जो भोजन संचित रहता है वो किसके रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ये सारे के सारे बहुलक है, पॉलीमर है। क्या है ये? C6H10O5, ये सब पॉलीमर है। सेलुलोज, इसका सूत्र भी ये होता है सेलुलोज। पादपों की कोशिका भित्ति का जो मुख्य अवयव होता है वो सेलुलोज ही
होता है, घास में, लकड़ी में, सब में कौन होता है? कागज में सेलुलोस होता है। ग्लाइकोजन, ये भी हमारे शरीर के भीतर जो भोजन संचित रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित रहता है। आवश्यकता पड़ने पर या हमारे शरीर में भोजन की कमी होने पर ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में बदलता है। तो देखो बेटाओ, ये पूरा क्लियर होगा कि स्टार्च है, सेलुलोस है, ग्लाइकोजन है, ये शर्करा होती है, स्वाद में मीठी नहीं होती, अक्रिस्टलीय होती है, घुलनशील होती है और इनका जल अपघटन कराने पर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ ये देती है। ठीक है, हाँ, तो ये अपना कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण हो गया जो 2012-2017 में आ चुका है। ठीक है ना। इसके बाद में देखो ग्लूकोज, ये एक एल्डोहेक्सोस शर्करा होती है। यहाँ पर एल्डो का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड। इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है और हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन वाली शर्करा होती है। और इसमें अपन ने बताया था 4 क्रेल कार्बन होते हैं और इसके प्रकाशिक समावयवियों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 4 बराबर 16। ये सवाल कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ग्लूकोज में क्रेल कार्बन या क्रेल केंद्र कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। और इनके प्रकाशिक समावयवियों की संख्या कितनी होती है? 16। ठीक है, तो ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस शर्करा होती है, अर्थात 6 कार्बन वाली एल्डिहाइड शर्करा होती है। देखो, इसमें सवाल यह आता है कि ग्लूकोज का फिशर सूत्र बनाइए, ग्लूकोज का हार्वर्थ सूत्र बनाइए, ग्लूकोज के चेयर फॉर्म बनाइए। जैसे अपन ने साइक्लोहेक्सेन के पढ़ी थी चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, इसी प्रकार अपन ग्लूकोज की भी पढ़ेंगे चेयर फॉर्म, क्योंकि चेयर फॉर्म का सवाल कई बार आ चुका है। तो सबसे पहले, और ध्यान रखना इस पूरे पाठ में हार्वर्थ सूत्र सबसे ज़्यादा चलेगा और हार्वर्थ सूत्र कैसे बनाया जाता है वो अपन को याद रखना है, रट नहीं सकते। अगर तुमने रटा तो भूल जाओगे। मैं तुम्हें 1 मिनट के भीतर ग्लूकोज का हार्वर्थ सूत्र बनाना बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखो सबसे पहले मैं ग्लूकोज का क्या बना रहा हूँ? फिशर सूत्र। क्या बना रहा हूँ? फिशर सूत्र, क्योंकि फिशर से क्या बनेगा? हार्वर्थ सूत्र। तो देखो इधर, इसमें एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, कितने कार्बन होते हैं? टोटल 6। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा और ये छठा। 1 2 3 4 5 और ये 6। नीचे क्या होता है? CH2OH। ये होता है 1, ये होता है 2 और ये है 3। 3 नंबर पे याद रखना ये राइट साइड है। कौन सी साइड है? राइट साइड है। 3 नंबर पर क्या आएगा? H, राइट साइड। तो बताओ लेफ्ट में क्या आएगा? OH। ठीक है, बस ये याद रखना। बाकी सारी जगह राइट साइड क्या आएगा? OH, OH और OH। इधर OH है तो इधर क्या हो जाएगा? H, इधर क्या हो जाएगा? H और ये क्या हो जाएगा? H। ये ग्लूकोज का सूत्र है, डी ग्लूकोज। किसका सूत्र है ये? डी ग्लूकोज। देखो अपन को सूत्र बनाना है फिशर सूत्र। क्या बनाना है? फिशर सूत्र। तो देखो कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6। CH2OH, OH, OH। यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर OH है। ये 1 2 3 4 और ये 5। तो देखो इधर ये CH। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है? इसमें HH लगा लो। इसमें होता क्या है कि पहला कार्बन और 5वां कार्बन, तो पहले कार्बन का कौन सा ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन। एक चीज़ और मैं इधर लिख देता हूँ, जैसे C डबल बॉन्ड है, ये वाला इसके ऊपर जाएगा तो ध्यान रखना बेटा हो, जैसे यहाँ H जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऋणावेश। यहाँ से H निकलेगा तो H के ऊपर क्या आएगा? प्लस आवेश आएगा और ये H प्लस किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। तो यहाँ से इस H को अपन किससे जोड़ देंगे? ऑक्सीजन से। तो देखो इधर
यहाँ पर मैं H लगा देता हूँ और यहाँ पर डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन था उसको मैं सिंगल O मान लेता हूँ। तो ये वाला जो H है वो किससे जुड़ जाएगा, इससे। ठीक है, जोड़ दिया। और ये जो ऑक्सीजन है वो पहले कार्बन और पांचवें कार्बन से जुड़ जाएगा। मतलब C1 वाला कार्बन और C5 वाला कार्बन किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये तुमने देखा होगा, इसमें अपन ने पहला कार्बन देखा CHO, इसको डबल बॉन्ड O और ये H। ये कैसा कार्बन है, सममित। सममित का मतलब ये क्रेल कार्बन नहीं है। क्रेल कार्बन ये है 1 2 3 और ये 4। लेकिन यहाँ तुमने देखा कि ये जो पहला कार्बन है इसकी पहली संयोजकता से HOH, तीसरे से इतना बड़ा ग्रुप और चौथे से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अर्थात 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। इसलिए ये वाला जो पहले नंबर का कार्बन जो एक्रेल था किस में चेंज हो गया, क्रेल में चेंज हो गया। तो ये कार्बन कहलाता है एनोमरी कार्बन। कौन सा कार्बन, एनोमरी। तो ये याद रखना कि ग्लूकोज में जो प्रथम कार्बन होता है या कार्बोनिल जो कार्बन होता है वो अंतः आणविक हेमी एसीटेल, ये कौन सी संरचना होती है, अंतः आणविक हेमी एसीटेल, अंतः आणविक हेमी एसीटेल संरचना बनने के कारण क्रेल कार्बन में बदल जाता है, जिसे एनोमरी कार्बन कहते हैं। ठीक है ना। अब एक चीज़ और, ये 2 प्रकार के फॉर्म में पाया जाता है। ये कौन सी साइड है, OH वाली, ये दाईं साइड है और ये साइड कौन सी है, बाईं साइड। अगर OH समूह दाईं साइड है तो ये कौन सा कहलाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कहलाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। और यदि अपन ने इसको ऐसा के ऐसा लिख दिया, OH को इधर लिख दो और H को इधर लिख दो, आगे एक जैसा है 5 और ये 6। ये लो, ये बाईं साइड और ये दाईं साइड। तो यहाँ देख लो, OH समूह बाईं साइड है तो अपन बीटा डी ग्लूकोज लिखेंगे, और यदि OH समूह दाईं साइड है तो अपन अल्फा लिखेंगे। याद रखना, बीटा वैसे चालू होता है और बाईं ये भी वैसे चालू होता है। तो ये अपन ने ग्लूकोज के फिशर सूत्र बना दिए, जिन्हें अपन अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। और एक बात और, इन्हें अपन एनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं इन दोनों रूपों को, एनोमर कहते हैं। अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज को अपन एनोमर कहते हैं। ठीक है ना। और इसमें असममित कार्बन किस में बदल जाता है, क्रेल कार्बन में बदल जाता है, इसलिए इस क्रेल कार्बन को एनोमरी कार्बन कहते हैं। और ऐसा होने पर इसके 2 फॉर्म बनती है, अल्फा और बीटा, जिन्हें अपन एनोमर कहते हैं। अब अपन ने ये तो बना लिया फिशर सूत्र। अब मैं इस फिशर सूत्र से बनाऊंगा हावर्थ सूत्र। क्या बनाऊंगा, हावर्थ सूत्र। अब देखो, हावर्थ सूत्र है मेन, तो फिशर सूत्र तो बहुत कम पूछते हैं। तो देखो अब हावर्थ सूत्र। अब हावर्थ सूत्र कैसे बनाएंगे, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, और इसकी जो संरचना होती है वो पायरेनॉस संरचना होती है। तो देखो, पायरेनॉस संरचना जो बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। ठीक है। इसमें ये बॉन्ड है, ये लो। ठीक है, ये अंकन कर रहा हूँ मैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इसमें अपन को यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब अपन को काम ये करना है कि ये जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये जो साइड है अपन को याद रखनी है। ये जो मैंने स्टार लगा दिया है वो साइड कौन सी है, वो बाईं साइड है। किसको शो करेगी, ये बाईं साइड को।
और नीचे वाली साइड किसको, दाईं साइड को, ये बाईं, ये दाईं, ये बाईं, ये दाईं, ये बाईं, ये दाईं, ये बाईं, और ऊपर की दाईं साइड को। अब तुम मुझे बताओ कि अल्फ़ा का बनाऊं या बीटा का बनाऊं, और घड़ी में टाइम लगा लो कि कितने सेकंड के अंदर ये बनता है, ठीक है ना। तो बताओ अल्फ़ा का बनाऊं या बीटा का, ये तुम्हारी इच्छा, किसी का बनवाओ। ये ध्यान रखना, ये 5वां कार्बन है, ये पहला कार्बन है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये 5वां कार्बन है, ये पहला कार्बन है, ये 5वां कार्बन है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो देखो बेटा, चाहे अल्फ़ा का बनाओ बीटा का बनाओ, दोनों में अंतर ये कि अल्फ़ा में OH समूह दाईं साइड होता है और बीटा में OH समूह बाईं साइड होता है। तो बताओ, चलो बीटा का देख लो, बाईं साइड, अपन बाईं साइड ले लेते हैं। बोलो पहले कार्बन पर बाईं साइड कौन है, OH, तो यहाँ OH लगा दो। क्या लगा दो, OH। दाईं साइड कौन है, H, तो यहाँ H लगा दो, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाओ, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो बताओ दूसरे कार्बन पर बाईं साइड कौन है, H, तो बाईं साइड अपनी यहाँ ये रही, तो यहाँ क्या लगा दो, H। इधर कौन है, OH, तो ये OH लगा दो, ये लो, ठीक है। अब देखो तीसरे कार्बन पर बाईं साइड कौन है, OH, तो यहाँ OH लगा दो। दाईं साइड कौन है, H, तो यहाँ H लगा दो। फिर चौथे कार्बन पर आ जाओ, बाईं साइड कौन है, H, तो यहाँ ये रहा स्टार, यहाँ H लगा दो। दाईं साइड कौन है, OH, तो यहाँ OH लगा दो। पांचवें कार्बन पर आ जाओ, बाईं साइड कौन है, H, तो यहाँ H लगा दो। और दाईं साइड कौन है, CH2OH, तो ये CH2OH लगा दो। ये इसका हावर्थ सूत्र बन गया बीटा का, ये बीटा डी ग्लूकोज का हावर्थ सूत्र बन गया। अब यदि अपन को अल्फा बनाना है तो देखो अल्फा में OH समूह कहाँ पर है, दाईं साइड है। कहाँ पर है, दाईं साइड। तो देखो इधर, यहाँ OH कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये H कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो ये देख लो, H ऊपर आ जाएगा और OH कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका बन जाएगा, अल्फा का। अर्थात इसमें देखो पहले नंबर पर अल्फा और बीटा में जो अंतर रहता है वो कौन से नंबर पर रहता है, पहले नंबर पर रहता है। ये देख लो, यहाँ पर OH समूह बाईं साइड है और यहाँ पर OH समूह दाईं साइड पर, और सारी 2, 3, 4, 5 वाली स्ट्रक्चर कैसी है, समान है। इसी प्रकार हावर्थ में भी जो अंतर होगा वो पहले कार्बन पर होगा। ये अपन ने बीटा का बनाया जिसमें OH समूह कहाँ पर है, ऊपर, और H कहाँ पर है, नीचे। अगर अपन अल्फा का बनाएंगे तो OH कहाँ पर है, दाईं साइड, और बाईं साइड कौन है, H। तो OH की जगह क्या लगा देंगे, H, और H की जगह क्या आ जाएगा, OH। तो ये किसका